नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 22 लेकर आया हूं पीडीएफ सहित। 30 मोस्ट प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न और शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली है उसके लिए, और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है, चाहे दोनों लेवल में से किसी भी लेवल की बात की जाए। साथ ही 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए भी ये टेस्ट बेहद उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं साथियों। वहाँ से आप इन सभी की निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आपके, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अनुवाद प्रणाली और इनमें से सभी। तो देखो, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, इसके लिए इनमें से सभी सही नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली आपसे पूछ रहा है। तो साथियों, आगमन प्रणाली को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त या अच्छी प्रणाली या बेस्ट या श्रेष्ठ भी आप कह सकते हो माना जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही है। आगमन प्रणाली के बारे में सभी को पता होगा। 5 शिक्षण सूत्र चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। इस प्रकार ये सूत्र होते हैं साथियों, और सरल से कठिन की ओर। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन कौशलों में सम्मिलित नहीं है पाठ्य स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल और शामपट्ट कौशल। तो देखो, अध्यापन कौशलों की बात की जाती है तो अध्यापन कौशल हम कहाँ सीखते हैं? जो हम डीएलएड वगैरह या बीएड वगैरह जो हम करते हैं, तो उसमें माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है साथियों। माइक्रो टीचिंग मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण, उसी में हम अध्यापन कौशलों को सीखते हैं। तो जो पाठ्य स्थापना कौशल है, जो प्रश्न कौशल है, जो शामपट्ट कौशल है, ये चीज़ें तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन लेखन कौशल जैसा कोई कौशल नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है, अध्यापन कौशलों के अंतर्गत है ये। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 3। साथियों, तीसरा प्रश्न है आपके, हाय बेचारे की टांग टूट गई, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग सही होगा? पहला विकल्प है हाय और यहाँ पर है विस्मय सूचक चिन्ह, बेचारे की टांग टूट गई और यहाँ पर है पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा है हाय बेचारे की टांग टूट गई, यहाँ पर देखिए ये आप चिन्ह देख लीजिए एक बार, और एक बार आप आंसर इसका बता दीजिए। तो देखो, तीसरा जो प्रश्न है, हाय बेचारे की टांग टूट गई, तो यहाँ पर मतलब एक तरह से विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ इस चीज़ को देख करके, तो यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लग जाएगा। तो विस्मय सूचक चिन्ह 2 जगह लग रहा है हाय शब्द के बाद में। अब बेचारे की टांग टूट गई, यहाँ पर एक जगह तो पूर्ण विराम चिन्ह है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा? जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। अतः यहाँ तीसरा विकल्प सही नहीं होगा, बल्कि विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4, अशुद्ध शब्द छाटिए। जो शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है उसका आपको चयन करना है। प्रागैतिहासिक, 19वीं, ज्योत्सना और स्वातंत्र्य। साथियों, 19वीं बिल्कुल शुद्ध शब्द है, प्रागैतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है, स्वतंत्र में यह प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है स्वातंत्र्य, यह भी बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन ज्योत्सना जो शब्द है साथियों, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखिए ज्योतसना, इस प्रकार से ज्योत्सना लिखा जाता है, तो ये गलत है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपका प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो आपके 5वां प्रश्न, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? कर्म कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक और संप्रदान कारक। देखो, प्रसर्ग का मतलब कारक से लिया जाता है। अब यहाँ पर चोर चलती गाड़ी से कूद गया, कूद गया मतलब अलग होने की स्थिति में साथियों कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है? अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, उसमें भी कौन सा है? अपदान कारक। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है यही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। 39, 39 जो है इसका हिंदी मानक रूप कौन सा है? 39, 39, 39 और 39। साथियों देखो,
बोलने में अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो हिंदी का मानक रूप है अपन नॉर्मली इसको 39 बोलते हैं, लेकिन 39 नहीं होता है, 39 होता है शुद्ध। क्या होता है? 39 बिल्कुल इसका शुद्ध मानक रूप है। अब आप कई जगह देखोगे तो 39 लिखा मिल सकता है, बट मानक रूप 39 है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए, तो साथियों 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखिएगा। संपत्ति के सभी सगे होते हैं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कंगाली में आटा गीला, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, चांदी देखे चांद ना, मुंह देखे व्यवहार, और बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो देखो, संपत्ति के सभी सगे होते हैं, इसका आपको अर्थ बताना है। देखो, प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। कंगाली में आटा गीला, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कंगाली में आटा गीला तो मतलब मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। चांदी देखे चांद ना, मुंह देखे व्यवहार, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो साथियों यहाँ पर इसका अर्थ होगा संपत्ति के सभी सगे होते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 8 है, मूर्ख व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अक्ल चरने जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल का दुश्मन, और इनमें से सभी। तो 8वें प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, मूर्ख व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त मुहावरा होता है साथियों, अक्ल पर पत्थर पड़ना या अक्ल चरने जाना नहीं होता है, बल्कि अक्ल का दुश्मन, इसके लिए मूर्ख व्यक्ति के लिए ये उपयुक्त मुहावरा होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9 है, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें आपको लगता है कि भाई यार ये तो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो देखो एक एक विकल्प को देखेंगे। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये किसे वाक्य जुड़ रहा है? ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, तो जो और वह से वाक्य जुड़ रहा है, यह भी एक मिश्र वाक्य है। अब तीसरा या चौथा विकल्प कौन सा आंसर सही रहेगा? तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा कि बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। किंतु से वाक्य जुड़ रहा है, जो कि किसके अंतर्गत आ जाता है साथियों? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ये आ जाता है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10वां प्रश्न है आपके, अप्रत्याशित शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा होगा? जो कल्पना से परे हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जो आशा के अनुरूप हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जो जिसकी आशा न की जा सके उसे अप्रत्याशित कहते हैं, या आशा अयोग्य। तो देखो, जो कल्पना से परे हो उसको तो अकल्पनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अकल्पनीय उसको कहा जाता है। आशा के अनुरूप जो हो उसको आशातीत कहा जाता है साथियों, लेकिन जिसकी आशा न की जा सके उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? पाश्विक बनेगा, पशुत्व बनेगा, पशुपति बनेगा, या पशुता बनेगा। तो साथियों पशु शब्द का आपको विशेषण बनाना है। पशु शब्द का जो विशेषण बनेगा, पशु शब्द में जब हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द क्या बनेगा? सॉरी, इक प्रत्यय नहीं लगेगा। पशु शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगेगा, बल्कि पशु शब्द का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा पाश्विक। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपके 11वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है, गुरुमुखी पद में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या द्विगु समास होगा। तो समास जानने के लिए पहले हम उसका विग्रह करते हैं। देखो, गुरुमुखी का मतलब क्या होता है? गुरु के मुख से निकलने वाली, गुरु के मुख से निकलने वाली क्या कहलाती है? गुरुमुखी। और गुरुमुखी क्या है? एक भाषा विशेष है साथियों, ठीक है। अतः यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार इसमें बहुब्रीहि समास सही होगा। तो सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। साथियों 13वां प्रश्न है, वृक्षित छाया शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, और इनमें से कोई नहीं। तो वापस हमको क्या करना है? इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है इसको तो हम हटा देते हैं। देखिए,
वृक्षित छाया का संधि विच्छेद करके अगर हम देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, वृक्ष प्लस छाया। स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाता है ए आ के बाद में, तो और व्यंजन में भी 6 छतरी वाला होना चाहिए, तो उस 6 छतरी वाले के आगे चे चम्मच वाले का आगम हो जाता है, चे का आगम हो जाता है और शब्द बनता है वृक्षित छाया, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो तीसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। साथियों प्रश्न नंबर 14 है आपके, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एव प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है, ए प्रत्यय लगा हुआ है और व प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो निश्चित रूप से हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी है साथियों। देखो वासुदेव शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको देखते हैं। तो पहले हम इसका टुकड़ा करते हैं वासुदेव शब्द का। तो वासुदेव शब्द का निर्माण वसुदेव प्लस ऐसे मिलकर हुआ है साथियों, और शब्द बन जाता है वासुदेव। अर्थात इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए प्रत्यय लगा हुआ है। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न। साथियों प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से गलत विलोम युग्म बताइए। सुबोध का दुर्बोध, विनीत का उद्दंड, नैसर्गिक का कृत्रिम और क्षमा का पाप। तो देखो यहाँ पर देखिएगा, सुबोध का विलोम दुर्बोध ही होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। विनित का विलोम उद्दंड ही होता है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम ही होता है साथियों, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन क्षमा का विलोम पाप नहीं होता है, पाप का तो पुण्य होता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है वो आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 है, समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, सामान्य भविष्य काल का है और आसन्न भूतकाल का है। तो देखो यहाँ पर 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, आपसे काल पूछा है, तो देखो समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है, मतलब वर्तमान की बात है, तो भूतकाल में ये नहीं जाएगा, ना ही भविष्यकाल में जाएगा। होती है यहाँ पर क्रिया वर्तमान में यूनिक भाई कोई कार्य कर रहा है तो अपूर्ण नहीं रहेगा, बल्कि ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत चला जाएगा। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां प्रश्न है, चुनाव शब्द का सही बहुवचन होगा, क्या होगा साथियों? चुनावे, चुनावो, चुनावी और इनमें से सभी। तो देखो चुनावे तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा, तो उपयुक्त सभी को भी हम हटा देते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प बच रहे, एक तो चुनावो, एक चुनावी। तो बताओ प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो चुनाव शब्द का जो सही बहुवचन होगा वो होगा साथियों चुनाव का चुनावों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो 18वां प्रश्न, रायवर्ण किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? 5वीं कक्षा से, 6ठी कक्षा से, 9वीं कक्षा से और 10वीं कक्षा से। तो साथियों रायवर्ण का ये मानना था, बच्चों को जो हम व्याकरण की शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं, वो कक्षा 6ठी से आरंभ होना चाहिए। कौन सी कक्षा से आरंभ होना चाहिए? कक्षा 6 से व्याकरण की शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 18 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न, गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद है? ये सहस्वर वाचन के भेद है, ये आदर्श वाचन के भेद है, ये मौन वाचन के भेद है, या ये अनुकरण वाचन के भेद है? तो देखो जो गंभीर वाचन है, जो द्रुत मतलब तीव्र गति से वाचन है, इन दोनों ये सहस्वर वाचन के या आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन के भेद नहीं माने जाते हैं, बल्कि ये तो मौन वाचन के भेद माने जाते हैं। किसके भेद माने जाते हैं साथियों? मौन वाचन के। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, शब्दकोश का उपयोग किया जाए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए और इनमें से सभी। तो देखो शब्द भंडार में क्या करना है, आपको वृद्धि करनी है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हो तो शब्दकोश मतलब जो डिक्शनरी है उसका भी उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, अगर खुद भी बच्चे पढ़ेंगे तो नए नए शब्द उनके सामने आएंगे जिससे उनको नया ज्ञान होगा, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे भी छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अर्थात उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों, ये आपका सही उत्तर होगा। यदि आप छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हो तो ये सभी उपाय अपनाना चाहिए। चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि व त्वरितता होना चाहिए, अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाना चाहिए, ज़्यादा समय पढ़ाना चाहिए और पढ़ने में मन लगाना चाहिए। ज्ञान वृद्धि में त्वरितता है, यह ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, वह नहीं मैं लिखा था यहाँ पर। तो देखो, मौन वाचन की गति बढ़ाना है मतलब मन ही मन जो पढ़ा जाता है, मन ही मन जो पढ़ा जाता है उसकी गति को और बढ़ाना है आपको। तो ज़्यादा समय पढ़ोगे, पढ़ने में मन लगाओगे, ज्ञान वृद्धि में त्वरितता लाओगे या अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाओगे। साथियों 21वें प्रश्न का आपका उत्तर कौन सा है? देखो सही उत्तर देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाना चाहेंगे, क्योंकि अर्थग्राह्यता मतलब अर्थ ग्रहण करने में यदि तीव्र गति आएगी तो मौन वाचन की गति भी निश्चित रूप से जरूर बढ़ेगी। अतः 21वें प्रश्न में सिर्फ दूसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो 22वां प्रश्न, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है साथियों? मौन वाचन में किया जाता है, सस्वर वाचन में किया जाता है, लेखन शिक्षण में किया जाता है या इनमें से सभी में किया जाता है? तो बताओ भाई 22वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही रहेगा? देखो, मॉन्टेसरी की समस्त विधियां ज्ञानेंद्रियों पर आधारित थी और समस्त विधियों में लेखन शिक्षण का कार्य किया जाता था। अतः यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? लेखन शिक्षण में किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 22 में। मौन वाचन या सस्वर वाचन में नहीं किया जाता है। चौथा भी गलत हो गया। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी नहीं है साथियों? फिल्म प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है, ओपेक प्रोजेक्शन प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है, फिल्म खंड प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है, बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है। तो बताओ प्रश्न नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो यहाँ पर बात करें प्रक्षेपित सहायक सामग्री की तो फिल्म है, ओपेक प्रोजेक्शन है, फिल्म खंड है, तीनों ही प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड है ये तो सूचना पट्ट होता है, ये तो सिर्फ दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है? सिर्फ दृश्य। ये प्रक्षेपित सहायक सामग्री में नहीं आती है। तो तीसरा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो देखो कक्षा शिक्षण की यदि बात की जाए सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री की प्रतिरूप, चित्र और चार्ट से भी ज़्यादा उपयोगी किसको माना जाता है? श्यामपट्ट को माना जाता है। मतलब यहाँ आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 24 में यही सही उत्तर होगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और जितने प्रश्न आपके सही होते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। आपके 25वां प्रश्न, बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है वैध परिणाम कहलाता है, विश्वसनीय परिणाम कहलाता है, व्यापक परिणाम कहलाता है, वस्तुनिष्ठ परिणाम कहलाता है। तो देखो बार बार प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो परीक्षण समान परिणाम दे रहा है। तो जब परीक्षण के द्वारा समान परिणाम बार बार दिया जाता है साथियों तो उसको हम विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। व्यापक का मतलब होता है पूरे सिलेबस में से, वेद का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए जो परीक्षण बनाया गया है उस उद्देश्य की ही पूर्ति करे तो वो वेद है। वस्तुनिष्ठता मतलब जिसका सिर्फ एक ही उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर नहीं हो। तो यहाँ ओनली विकल्प नंबर 2 ही सही है आपके प्रश्न संख्या 25 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां प्रश्न,
विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है, प्रतिभावान छात्रों में अंतर करती है, सामान्य छात्रों में अंतर करती है, कमजोर छात्रों में अंतर करती है, और इन सभी में जो विभेदकारी परीक्षा है वो अंतर करती है। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही रहेगा। देखो, विभेदकारी का मतलब होता है कि सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, कोई से भी प्रकार के बालक हो, उनमें ये अंतर निकालने का कार्य करती है विभेदकारी परीक्षा। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सभी में जो चौथा विकल्प है साथियों, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, विकल्प नंबर 4 प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है, इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है, इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी होगा, इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्षों की जानकारी मिलेगी, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो हम क्या करेंगे, पता रखा आपको, हटा देंगे। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण में आवश्यक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन आपको यहाँ देखना था। शिक्षण रोचक और प्रभावी होगा, हो सकता है, कमजोरियों को जान सकेगा, जान सकता है, सबल निर्बल पक्षों की जानकारी मिलेगी। तो तीनों ही यहाँ पर आपके आंसर है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की जब बात की जाती है तो हमें सर्वश्रेष्ठ देखना होता है, सबसे बेस्ट जो है उसको। साथियों, पहला और जो तीसरा विकल्प है, इससे भी ज़्यादा बेस्ट क्या है, दूसरा विकल्प, कि मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि छात्रों का जो सबल मतलब जिन पर उनकी पकड़ है, और जो निर्बल मतलब जो कमजोर है, उन पक्षों की जानकारी मिल सके। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 27 में बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न का निर्माण करना, और समंकन योजना तैयार करना। देखिए, उपलब्धि परीक्षण जब बनाया जाता है तो उसमें शैक्षणिक उद्देश्यों को भी लिखा जाता है, प्रश्नों का निर्माण भी किया जाता है, समंकन योजना भी तैयार की जाती है, लेकिन छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी किसमें प्राप्त की जाती है, निदानात्मक परीक्षण में ये जानकारी प्राप्त की जाती है। किसमें, निदानात्मक परीक्षण में जानकारी प्राप्त की जाती है कि छात्रों की कौन कौन सी कमियां हैं, उसके कारण क्या है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 28 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 29वां प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से होता है, वर्ष में 3 बार 2 अंतरिम जांचों एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से होता है, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप में होता है, और वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार हो जाता है। तो देखो 29वें प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीसी से संबंधित। साथियों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन वर्ष के अंत में नहीं होता है, क्योंकि वर्ष के अंत में तो योगात्मक होता है। कैसा होता है, योगात्मक होता है वो। ठीक है, फिर वर्ष में 3 बार 2 अंतरिम जांचों एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से गलत है, बल्कि 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में ये सतत रूप से लगातार चलता रहता है। साथियों, तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। जो चौथा विकल्प कह रहा है कि वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार, तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड विकल्प ही ओनली आपके प्रश्न 29 में सही रहेगा। अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन 30वां प्रश्न देखने से पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना आप, क्योंकि शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज चला रखी है, हिंदी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसी के साथ में आपके राजस्थान जीके की भी मैंने यहाँ पर क्लासेस चला रखी है साथियों, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से है। साथ ही मैथ्स का भी संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा होता है, लिखित परीक्षा द्वारा होता है, साक्षात्कार द्वारा होता है, और मौखिक परीक्षा द्वारा होता है। साथियों, लिखित परीक्षा द्वारा तो ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। किसका मूल्यांकन होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्रियात्मक पक्ष का, तो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा द्वारा
होता है। विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट आपका पूरा हुआ। इस प्रकार हमने 100 में से 22 टेस्ट हल कर लिए हिंदी के। ठीक है, 100 टेस्ट हम हल करेंगे सभी विषयों के, अलग अलग विषयों के साथियों। 100 हिंदी के, 100 ही साइकोलॉजी के, 100 ही शिक्षण विधियों के, 100 ही आपके जीके के, इस तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।